यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में अपेयर होने वाले हैं और क्लास 12th में अगर हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही खास है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रोज सेक्शन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस थे। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में और क्लास 12th इंग्लिश की प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बाबू हम डिस्कस करेंगे प्रोज सेक्शन के कुछ ऐसे लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में जिसके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस आपके मोर देन 95% हैं। आपको बता दें कि आपके एग्जामिनेशन में 2 क्वेश्चन आपके आएंगे लॉन्ग से, 7 नंबर के होंगे। 2 में से आपको एक करना होगा। टोटल जितने भी आपके चैप्टर्स थे उसमें से मैंने 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को फाइंड आउट किया है और आपको पूरा, अगर आपने चैप्टर बेहतर से पढ़ा है तो आपको लिखने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम आते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन बाबू आपका जो चैप्टर नंबर 1 से है, जो कि आपका लास्ट लेसन है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास व्हेन फ्रांज रीच टू द स्कूल। यानी जब फ्रांज नाम का लड़का अपने स्कूल में पहुंचा तो इस स्कूल के अंदर का नज़ारा क्या था। तो इसका आंसर आपका सिंपली हो जाएगा, व्हेन फ्रांज रीच टू द स्कूल ही फाउंड एवरीथिंग वाज so still as Sundays. Through the window, he saw his classmates already in their places, and M. Hamel was walking up and down with the iron ruler under the arm. He saw his teacher M. Hamel wearing his beautiful green coat. He saw the village people sitting quietly on the back benches of the class. अब इसमें बाबू आपका क्या है कि फ्रांज नाम का लड़का जब स्कूल में पहुंचा तो उसको क्या नज़ारा नजर आया वहां पर। तो सिंपली इसका हो जाएगा, व्हेन फ्रांज रीच टू द स्कूल, जब फ्रांज स्कूल में पहुंचा, ही फाउंड एवरीथिंग वाज स्टिल एज संडे, तो उसने पाया कि हर दिन संडे की तरह दिख रहा था। यानी जिस तरह से संडे होता है तो संडे में स्कूल बंद होते तो कोई शोरगुल नहीं होता, उसी तरह से आज भी लग रहा था जैसे स्कूल में छुट्टी हो गई हो, संडे हो। थ्रू द विंडो यानी खिड़की से, ही सा हिज क्लासमेट्स, उसने अपने क्लासमेट्स को देखा जो साथ में उसके पढ़ते थे, ऑलरेडी इन देयर प्लेस, जो अपनी जगह पर बैठे हुए थे। एम हैमल वाज वॉकिंग अप एंड डाउन, एम हैमल जो थे वो इधर उधर चल रहे थे, विद द आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, अपनी जो है हाथ में या कह सकते हैं अपनी आर्म में जो आयरन रूलर था यानी जो लोहे का अपना डंडा था उसको लेकर के, और उसी पूरे क्लास में वो घूम रहे थे। He saw his M. Hamel, he saw his teacher, उसने देखा यानी लड़के ने देखा कि उसके जो टीचर हैं एम हैमल जिनका नाम था, wearing his beautiful green coat, उन्होंने अपने हरे कलर की खूबसूरत कोट को पहना हुआ था। He saw the village people, इसने गांव के लोगों को देखा, sitting quietly on the back benches of the class, जो कि उस क्लास के बैक बेंचेस पर बैठे हुए थे। तो ये आपके चैप्टर नंबर 1 से सिर्फ एक क्वेश्चन था। सिंपली आपका क्या है कि फ्रांज नाम का लड़का जब स्कूल में पहुंचा तो वो दिन उसको संडे मॉर्निंग की तरह दिखाई दे रहा था। जब उसने देखा विंडो से कि उसके क्लासमेट्स अपने जगह पर बैठे हुए हैं और आयरन रूलर लिए यानी लोहे का डंडा लिए एम हैमल आराम से क्लास में घूम रहे हैं, उसने देखा कि जो उसके एम हैमल टीचर थे वो हरे कलर का खूबसूरत कोट पहने हुए थे और जो क्लास की जो बैक सीट्स थी, मतलब जो पीछे की सीट थी, वो गाँव के लोगों से भरी हुई थी। आई थिंक अगर आप बेहतर से पढ़े हैं तो आपको समझने में बहुत ही आसानी आपको हो रही होगी। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री। यानी जो ग्लास इंडस्ट्री में जो काम करते थे उनके खतरे क्या थे, क्या तकलीफों का सामना वो करते थे। मतलब जो बैंगल इंडस्ट्री में जो बच्चे काम करते थे, ये आपका जो क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 2 से है, लॉस्ट स्प्रिंग से है। ठीक है, तो मतलब जो ग्लास बैंगल इंडस्ट्री में जो लोग काम करते थे उनके क्या खतरे थे, तो आप देखेंगे द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग द बैंगल इंडस्ट्री आर, जो बैंगल इंडस्ट्री में काम करते थे उनकी तकलीफें क्या थी। पहला, लूजिंग देयर आई साइट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक काम करने की वजह से इनकी आई साइट यानी दृष्टि कमजोर हो गई थी। दूसरा, मेनी अदर डिजीजेस डेवलप ड्यू टू हाई टेम्परेचर, कई और तरह की बीमारियां उस तेज टेम्परेचर में यानी हाई टेम्परेचर पर काम करने की वजह से कई सारी बीमारियां पैदा हो रही थीं। तीसरा, चिल्ड्रन स्लॉगिंग देयर डे लाइट आवर इनटू द डार्क सेल मेक देम फॉर द ग्रोथ एंड एजुकेशन, जो बच्चे थे वो उसी डे लाइट में, मतलब दिन के रोशनी में, दिन के उजाले में बेचारे उसी वो कोठरी में काम करते थे, जिसकी वजह से उनका एजुकेशन का ग्रोथ नहीं हो पाता था। चौथा, ब्राइटनेस एंड हीट ऑफ हॉट फर्नेसेस अफेक्ट द स्किन, उस गर्म भट्टी की वजह से इनके चमड़ों पर भी बहुत प्रभाव पड़ता था। अगला, कंजेस्टेड सेल विदाउट एयर एंड लाइट गिव द अस्थमा एंड टीबी डिजीजेस, उस बंद कमरे में जब काम करते थे बेचारे तो उसकी वजह से इनको अस्थमा और टीबी जैसी बीमारियां हो जाती थी। इस क्वेश्चन को दूसरी तरीके से भी पूछ सकता है, डिस्क्राइब द बैंगल इंडस्ट्री, कि बैंगल इंडस्ट्री को बताइए। ठीक है, या व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन हु आर वर्किंग इन द बैंगल इंडस्ट्री, कि बैंगल इंडस्ट्री में जो बच्चे काम करते थे उनकी स्थिति क्या थी। आपको
क्वेश्चन आपका कई तरीके से पूछ सकता है, ठीक है, लेकिन जहां आपको बैंगल इंडस्ट्री या ग्लास इंडस्ट्री का जिक्र होगा उसमें इस चीज को आपको सीधा चिपका देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, वाई शुड चाइल्ड लेबर बी इलिमिनेटेड एंड हाउ? चाइल्ड लेबर जो है उसको क्यों इलिमिनेट करना चाहिए, क्यों कंट्रोल करना चाहिए और क्यों? तो सबसे पहली चीज आपका क्या है कि मतलब वाई शुड चाइल्ड लेबर बी इलिमिनेटेड, चाइल्ड लेबर को क्यों रोकना चाहिए और कैसे रोकना चाहिए? तो चाइल्ड लेबर बाबू है क्या, कोई भी बच्चा जो 14 साल से कम आयु के बिना, मतलब 14 साल से अगर छोटा है और वो किसी जगह पर काम करता है तो वो चाइल्ड लेबर की श्रेणी में आता है। और भारत सरकार का ये नियम है, कोई भी बच्चा अगर वो 14 साल तक का है तो राइट टू एजुकेशन के तहत उसका ये फर्ज है कि वो जा करके, उसका ये हक है जाकर वो कहीं भी शिक्षा हासिल कर सकता है, जिसके लिए सरकारी स्कूल खोले गए हैं। तो आपका बेसिकली आप जब डिस्क्राइब करेंगे, चाइल्ड लेबर शुड बी एलिमिनेटेड फॉर द फ्यूचर ऑफ नेशन, चाइल्ड लेबर को कंट्रोल हमें अपने राष्ट्र के भविष्य के लिए करना चाहिए। इट इज आल्सो डू टू बी बिकॉज द एवरी चाइल्ड हैज़ द राइट टू एजुकेशन। तो पहली चीज़ क्या है कि हमें अपने राष्ट्र के भविष्य के लिए करना चाहिए। दूसरा, चाइल्ड लेबर को रोकना इसलिए चाहिए क्योंकि हर बच्चे का राइट टू एजुकेशन के तहत, यानी शिक्षा के अधिकार के तहत, हर बच्चे का ये हक है कि वो जाकर शिक्षा ले। इट कैन बी एलिमिनेटेड बाय द फॉलोइंग मेथड, चाइल्ड लेबर को कंट्रोल किया जा सकता है या बंद किया जा सकता है इन तरीकों से, ठीक है। तो पहला तरीका क्या है, दो द गवर्नमेंट हैज़ मेड द लॉ ऑफ चाइल्ड अंडर द 14 ईयर्स ऑफ एज, यानी गवर्नमेंट ने पहले से ही जो है वो 14 साल तक के बच्चों के लिए नियम बना दिया है। इसको क्या करना चाहिए, इट मस्ट बी इम्प्लीकेटेड फोर्सफुली एंड लॉफुली, जिस तरह से गवर्नमेंट ने 14 साल तक के बच्चों के लिए नियम बनाया है, इस नियम को पूरी तरह से मतलब कह सकते हैं कि लागू करना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर इसमें आपका 2 सेकंड नंबर आपका क्या हो जाएगा, थ्रो द कैंपेन, मतलब एक अभियान चला करके एवरी चाइल्ड शुड बी कनेक्टेड विद द नेशनल एजुकेशन सिस्टम, एक अभियान चलाइए। जिस तरह से देखते हैं क्राइम ब्रांच होते हैं या मेडिकल की कई सारी टीम्स होती हैं, खनन विभाग की टीम होती है, शिक्षा की अलग टीम होते हैं, उसी तरह से एक कैंपेन बनाना चाहिए, एक अभियान चलाना चाहिए, जिससे हर बच्चे को कह सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर जो एजुकेशन है, शिक्षा है, उससे जोड़ना चाहिए। अगला, फाइनेंशियल एंड फिजिकल बोथ टाइप ऑफ पनिशमेंट मस्ट बी अवॉर्डेड फॉर द पर्सन इंगेज इन चाइल्ड लेबर, कोई भी ऐसा बंदा जो चाइल्ड लेबर में इंगेज है, मतलब बच्चों से काम करवाता है, उसको फाइनेंशियल यानी आर्थिक और फिजिकल यानी शारीरिक, जैसे मान लो कोई अगर चाइल्ड लेबर करवाता है, जुर्माना लगा दो। किसी होटल पर अगर आपने 14 साल से कम बच्चों को देखा तो उस पर क्या करो, उस मकान जो होटल का मालिक है उस पर आप जुर्माना लगा दीजिए। ये बेहतर तरीका, हो सके तो उसको जेल में बंद कर दीजिए, ये भी बेहतर तरीका है, इससे चाइल्ड लेबर को कम किया जा सकता है। लेकिन इसमें देखिए कई सारे हालात होते हैं, मजबूरियां इंसान की होती हैं, कोई किसी का शौक नहीं होता कि जाकर वो कम उम्र पे काम करे, हर किसी का सपना होता है किसी स्कूल में जाकर वो पढ़े, मगर अफसोस कि हर किसी को मौके नसीब नहीं हो पाते हैं। तो रोकने का बाबू हम ये भी कह सकते हैं कि जो लोग काम करवाते हैं उस पर बैन करना चाहिए, थोड़ा बहुत उन पर सख्ती करनी चाहिए। होता क्या है कि जैसे कोई आदमी जब काम करता है तो वो काम लगभग मान लो दिहाड़ी वो 300 लेगा, लेकिन अगर बच्चे से काम करवाते हैं तो 150 रुपये में काम हो जाता है। तो वो काम बच्चों से करवाना लोग इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि बच्चे सस्ते पड़ते हैं और वो अपनी रौब जमा सकते हैं, ओवर टाइम करवा सकते हैं। आमतौर पर अगर कोई मजदूरी किसी से करवाता है तो नियमन जो है वो 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करा सकता, लेकिन बच्चा है तो उसको अपने हक के बारे में नहीं पता होता है। वो बेचारा मजबूरी में आकर के पूरे दिन पूरे रात वो काम करते रहता है, 100 रुपये, 50 रुपये, 150, 200 रुपये में जैसा जिसका बने वैसा करता रहता है। तो फाइनली बाबू हम यही कह सकते हैं कि गवर्नमेंट को नियम जो बनाया है उसको मजबूती से लागू करे, एक अभियान चलाए जिससे लोगों को जोड़े, और जो लोग काम करवाते हैं उन पर जो है स्ट्रिक्ट एक्शन ले, उनको जुर्माना लगाए, उनको जो है जेल में डाले। इससे चाइल्ड लेबर को बंद किया जा सकता है। ये क्वेश्चन आपका पिछली बार आ चुका है और आपके हालात से ये बहुत ज़्यादा मैच करता है और बहुत ही आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 4, हालांकि मार्किंग इसमें गलत है, उससे आपको क्वेश्चन नंबर 4 आपका है व्हाट वर सोफीज ड्रीम, सोफी के सपने क्या थे, व्हाट वाज द आयरनी इन सोफीज लाइफ, और सोफी की जिंदगी के हालात असल में क्या थे। तो आपका देखिए सोफी जो आपका है वो गोइंग प्लेसेस चैप्टर से लिया गया है। सोफी एक डे ड्रीमर लड़की थी, आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको बेहतर पता होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4, सोफी वाज द गर्ल रिलेटेड टू द लोअर मिडिल क्लास फैमिली, सोफी एक ऐसी लड़की थी जो गरीब परिवार से बिलोंग करती थी, बट सी डिड नॉट एक्सेप्ट द रियलिटी, लेकिन वो हकीकत को स्वीकार नहीं करते थे। सी स्टार्टेड टू सी सच ड्रीम, वो ऐसे सपने देखती थी जो उसके औकात से बाहर होते थे। सी वॉन्टेड टू अचीव एनीथिंग विदाउट एनी एफर्ट, वो सारी चीज़ों को बिना मेहनत के हासिल करना चाहते थे। जस्ट बाय इमेजिनिंग, सिर्फ वो कल्पना कर करके, इमेजिनेशन करके वो हासिल करना चाहती थी। सी थॉट ऑफ बिकम एन एक्ट्रेस, वो चाहती थी वो एक एक्ट्रेस बन जाए, मैनेजर बन जाए, फैशन डिजाइनर बन जाए या बुटीक खोल ले। बुटीक क्या होता है, जहाँ पर आपके एक्सपेंसिव गिफ्ट या कपड़े मिलते हैं उसको बुटीक कहते हैं।
बट द आयरनी वॉज सोफीज लाइफ इज क्लियर, मतलब जो सोफी की ज़िंदगी के जो हालात स्पष्ट करते थे, सी ड्रीम्ड ऑफ अचीविंग सो मेनी पोजीशंस, वो कई सारे कह सकते हैं कि फ़राइज़ तो चाहती थी, मतलब कई सारी उपलब्धियां तो चाहती थी, बट नेवर कंसीडर्ड हर फैमिलीज एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटस, लेकिन अपने परिवार की स्थिति के बारे में कभी नहीं सोचती थी। सी वॉज द ड्रे ड्रीमर, वो एक ड्रे ड्रीमर लड़की यानी दिन में ख्वाब देखने वाली लड़कियों में से थी। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, वाई डिड राजकुमार शुक्ला इन्वाइट गांधी जी टू चंपारण, हाउ डिड गांधी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फार्मर्स। मतलब राजकुमार शुक्ला, ये आपका इंडिगो चैप्टर से लिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को चंपारण में क्यों बुलाया और गांधी जी ने वहां की समस्या का समाधान कैसे किया। तो राजकुमार शुक्ला इन्वाइटेड गांधी जी टू चंपारण टू सॉल्व द इंडिगो प्रॉब्लम। मुख्य तौर पर राजकुमार शुक्ला जो कि चंपारण का एक किसान था, ठीक है। अब इसमें आप शॉर्ट में इसको हम देख चुके हैं कि राजकुमार शुक्ला कौन थे, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर शॉर्ट अब नहीं देखे हैं तो जाकर आप देख सकते हैं, क्लास 12 इंग्लिश की प्लेलिस्ट में बनी हुई है। 25 क्वेश्चन है बाबू, आपके एग्जामिनेशन में 4 आएंगे, 4 में से 2 करना होगा, 8 नंबर मिलेंगे, और मान के चलिए कि 99% आपका है कि उसमें से क्वेश्चन आपके कवर हो जाएं। तो खैर हम इस पर अगर फोकस करें तो राजकुमार शुक्ला इन्वाइटेड गांधी जी टू चंपारण, राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को चंपारण में इन्वाइट किया टू सॉल्व द इंडिगो प्रॉब्लम, जिससे इंडिगो की समस्याओं का समाधान हो सके। गांधी आज फॉर द 50%, गांधी ने 50% मुआवजे की बात की थी। लैंडलॉर्ड ऑफर्ड हिम टू रिफंड 25%, लेकिन लैंडलॉर्ड ने कहा हम 25% आपको देंगे। एवरीबॉडी वाज सरप्राइज, हर कोई हैरान था। गांधी एग्रीड, गांधी जी मान गए। इन दिस वे गांधी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ चंपारण, इससे कह सकते हैं गांधी जी ने चंपारण या इंडिगो की प्रॉब्लम को सॉल्व किया। गांधी जी वाज इन्वाइटिंग बाय राजकुमार शुक्ला, गांधी जी को राजकुमार शुक्ला ने इन्वाइट किया था, ठीक। तो इसमें आपका बेसिकली क्या हुआ कि राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को चंपारण में इनवाइट किया था, जिससे इंडिगो की समस्या का समाधान हो सके। गांधी जी ने कहा कि जो पैसा आपने लिया उसमें से 50% पैसा दे दो, तो इन लोगों ने कहा नहीं 50 हम नहीं दे पाएंगे, हम आपको सिर्फ 25% देंगे। गांधी जी इस बात पर भी मान गए थे और राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को इन्वाइट किया था। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड गांधी डू फॉर द चंपारण, गांधी ने चंपारण के लिए क्या किया था। तो आपका आंसर हो जाएगा गांधी जी डिड मेनी वर्क इन चंपारण, महात्मा गांधी ने चंपारण में बहुत सारा काम किया था। फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चंपारण, चंपारण के संपूर्ण विकास के लिए गांधी जी ने बहुत सारा काम किया। गांधी जी डिड अलॉट, गांधी जी ने बहुत सारा काम किया। ही अरेंज वॉलंटियर, उन्होंने वॉलंटियर अरेंज किए, डॉक्टर्स अरेंज किए, टीचर्स अरेंज किए सर्विस के लिए। ही इंस्ट्रक्टेड मिसेस गांधी टू टॉक टू द वुमेन, उन्होंने अपनी पत्नी को, यहाँ पर मिसेस गांधी उनकी वाइफ को रिप्रेजेंट किया गया है, उन्होंने अपनी पत्नी को इंस्ट्रक्ट किया था जिससे वो महिलाओं से बात करें। स्कूल्स खुलवाए गए, हॉस्पिटल्स खुलवाए गए, मेडिसिन यानी दवाओं का अरेंजमेंट किया गया। एंड मेनी डे टू डे प्रॉब्लम्स वो सॉल्व, दिन ब दिन वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते गए। गांधी जी कंट्रीब्यूटेड इन मेनी डिफरेंट वेज ऑफ चंपारण, गांधी जी ने चंपारण का कई तरह से सहयोग किया, ठीक है। यह आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। ओवरऑल क्या है, गांधी जी ने चंपारण के विकास के लिए बहुत सारा काम किया। गांधी जी ने वॉलंटियर्स अटेंड किए, डॉक्टर्स अरेंज किए, टीचर्स अरेंज किए। उसके साथ साथ गांधी जी की जो पत्नी थी उन्होंने महिलाओं से बात किया, स्कूल्स खोले गए, दवाओं की व्यवस्था की गई और दिन ब दिन प्रॉब्लम्स की यानी समस्या का समाधान करते गए और गांधी जी ने चंपारण के विकास के लिए बहुत सारा काम किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ जोफ, जोफ के कैरेक्टर स्केच के बारे में बताइए। जोफ कौन था, तो सिंपली आपका गोइंग प्लेसेस चैप्टर से लिया गया। जोफ वाज सोफीज ब्रदर, जोफ जो था वो सोफी का भाई था। हिज कैरेक्टर ट्रेट्स आर फॉलोइंग, उसके जो कैरेक्टर थे वो ऐसे थे। जोफ वाज रिजर्व नेचर बॉय, जोफ जो था वो एक रिजर्व नेचर लड़का था और सोफी का ये बड़ा भाई था। जोफ लेफ्ट द स्कूल 3 years बिफोर, जोफ ने अपनी पढ़ाई या स्कूल 3 साल पहले ही छोड़ दिया था और अप्रेंटिस मोटर मैकेनिक था, किसी मिस्त्री के पास रहकर के काम सीखता था। जोफ यूज्ड टू गो टू द फार साइड वर्क, जोफ जो था अपने शहर से दूर काम करने के लिए जाता था। हिज लाइफ स्टाइल वॉज नॉट ओपन टू ऑल, उसकी जो हालात जिंदगी थी वो बहुत ज्यादा ओपन नहीं थी, हर कोई इसके बारे में नहीं जानता था। जोफ न्यू द रियलिटीज सो ही हैड एडमिटेड, जोफ अपनी जिंदगी की सच्चाई को जानता था। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, हाउ वाज मुकेश डिफरेंट फ्रॉम द अदर बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद, मतलब जो मुकेश नाम का बंदा था वो फिरोजाबाद के और लड़कों से अलग कैसे था। तो मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन इज डिफरेंट फ्रॉम द फैमिली, मुकेश का जो बर्ताव था अपने परिवार से अलग इसलिए था बिकॉज ही इज डिटरमिन्ड टू बिकम अ कार मैकेनिक, क्योंकि वो कार मैकेनिक बनना चाहता था। हालांकि चूड़ी बनाने वाले खानदान में जितने भी लोग पैदा थे सिर्फ चूड़ी बनाने का काम करते थे, लेकिन मुकेश नाम का जो बंदा था अपने परिवार वालों से अलग था। हिज फादर ए बैंगल मेकर कुड नॉट डू एनीथिंग फॉर हिज फैमिली एक्सेप्ट टू देम फॉर द आर्ट ऑफ बैंगल मेकर, उसके पिता जो कि चूड़ी बनाते थे उन्होंने अपने परिवार के लिए कुछ न किया बल्कि उन्होंने सिर्फ चूड़ी बनाने की कला सिखाई। मुकेश जो था एम्बिशियस पर्सन था बिकॉज ही वांट टू ब्रेक द फैमिली फ्रॉम द विक्सियस जनरेशन ऑफ द फैमिली, मतलब जो मुकेश नाम का बंदा था बहुत ही अपने लक्ष्य को लेकर बहुत ज्यादा उत्सुक था और वो चाहता था इस जाल को छोड़ करके, मतलब जो जनरेशन पीढ़ी दर पीढ़ी जो चूड़ी बनाने की प्रक्रिया चली आई है, इस जाल को तोड़ करके वो आगे बढ़े।
अगला आपका है डिस्क्राइब द प्लाइट ऑफ रैग पिकर्स एज डिपिक्टेड इन द स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग। इसको ये भी पूछ सकता है, डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ द रैग पिकर्स एज डिपिक्टेड इन द स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग। कि लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर में जो रैग पिकर्स या कूड़ा बनाने वाले जो लोग, कूड़ा बीनने वाले जो लोग हैं, उनकी हालात जिंदगी को बताइए। तो देखिए, सीमापुरी जो सेटलमेंट ऑफ मोर देन 10,000 रैग पिकर्स, सीमापुरी वो जगह है जो दिल्ली के पास में है, जहां तकरीबन 10,000 से ज्यादा रैग पिकर्स रह रहे हैं। इट इज प्लेस नियर दिल्ली, दिल्ली के पास में है। देयर हु हैड कम फ्रॉम द बांग्लादेश, अच्छा जो लोग वहां पर रह रहे हैं बांग्लादेश से 1971 में आए हैं। दे लिव इन अ हाउस मेड अप ऑफ, वो मिट्टी के बने हुए घर में रहते हैं। एन आर्मी ऑफ बेयर फुटेड चिल्ड्रन, मतलब नंगे पैर रहने वाले बच्चों का एक कबीला। मॉर्निंग में तो आता है, लेकिन मॉर्निंग में अपने कंधे पर प्लास्टिक का बैग यानी कह सकते हैं बोरा लिया आता है। गार्बेज हैज अ डिफरेंट मीनिंग फॉर देयर चिल्ड्रन, गार्बेज का मतलब उन बच्चों के लिए अलग होता है। इट इज द रैप और वंडर, वो उनके लिए रहता है रैप इन वंडर, मतलब कह सकते हैं कोई अद्भुत चमत्कार दबा हुआ। दे फाइंड रुपीज, कभी उनको पैसे मिलते हैं, कभी सिल्वर कॉइन मिलते हैं, और कभी कभी 10 रुपए भी उनको मिल जाते हैं। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, जो कि आपका 10वां क्वेश्चन है बाबू। डिस्क्राइब द डगलस स्ट्रगल एट द पूल, व्हाट स्ट्रेटजी डिड ही मेड टू सेव हिज लाइफ। विलियम डगलस आपका डीप वाटर चैप्टर से लिया गया है। विलियम डगलस ने पूल पर क्या स्ट्रगल किया, उन्होंने क्या रणनीति अपनाई जिससे उनकी जिंदगी बच सकी। या दूसरा इसी को पूछ सकता है, हाउ डिड डगलस स्ट्रगल एट द पूल, डगलस ने पूल पर क्या स्ट्रगल किया। व्हाट स्ट्रेटजी डू ही अडॉप्ट टू सेव हिज लाइफ, उन्होंने अपनी जिंदगी को बचाने के लिए क्या रणनीति अपनाई। आंसर इसका हो जाएगा, व्हेन डगलस वाज वेटिंग फॉर द अदर, जब डगलस दूसरे बच्चों का इंतजार कर रहे थे। ए बॉय केम देयर एंड ए बिग बॉय केम देयर, एक बड़ा सा लड़का आया। थ्रू देम इनटू द पूल, उनको उठा करके पूल में फेंक दिया, जस्ट फॉर द फन, मजाक के लिए। मतलब विलियम डगलस जब दूसरों का वेट कर रहे थे, तभी एक बड़ा हट्ठा कट्ठा लड़का आया और उनको उठा करके पानी में फेंक दिया। ही वेंट टू द बॉटम डायरेक्टली, वो सीधा बॉटम पर वो डायरेक्टली जाते चले गए। व्हेन हीज फीट हिट द बॉटम, जब उनके पैर ने बॉटम को टच किया, उन्होंने एक बड़ा जंप लगाना चाहा जिससे वो ऊपर आ जाते, मगर वो जो 9 फीट था वो 90 के समान दिख रहा था। ही वॉज सफोकेटिंग, उनको घुटन हो रही थी, वो चिल्ला रहे थे लेकिन कोई आवाज़ बाहर नहीं आ रही थी। ऐसा लगता था जैसे उनका पैर कठोर हो चुका हो, जैसे एक मरे हुए इंसान का हो जाता है। उनके लंग्स में दर्द होने लगा, उनका सिर घूमने लगा, उनको चक्कर आने लगा, लेकिन किस्मत सही थी, कोई आया उनको बचा लिया। तो ये थे बाबू आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन जो कि आपके प्रोज सेक्शन से हैं। उम्मीद करते हैं कि आपके इसमें से क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। बस आपको ध्यान से इसको समझ लेना है। चैप्टर आप पढ़े हैं तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन का आप आंसर कर देंगे। अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर आप विजिट किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और पहले से अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका ढेरों शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।